चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। जय रोजगार क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए तो हम लोग अपना क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी की क्लास। नहीं, चलिए बायोलॉजी की क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे और हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने रूट के बारे में पढ़ा था। ठीक, प्लांट मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टार्ट किए थे और हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था। ठीक, उसके आगे हम लोग को पढ़ना है तना के बारे में, स्टीम के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टीम के बारे में, तना के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए स्टीम, तना। तना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग रूट के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमने कल किया था। इसके बाद तना के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद पुष्प के बारे में यानी फ्लावर्स के बारे में स्टडी करेंगे। नहीं, उसके बाद आगे हम चलेंगे तो लिप्स के बारे में स्टडी करेंगे, पत्ती के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद लिप्स के बाद आएगा हमारा फ्रूट, फल के बारे में स्टडी करेंगे। नहीं, तो हमने रूट का स्टडी कर लिया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है स्टीम, ताना। नहीं, तो देखिए ताना जो होती है, ताना मतलब हम समझते हैं, हमने कल पढ़ा था कि हमारी जो सीड्स जो होती हैं, सीड्स का एक भाग ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ एक भाग जाती है। जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रांकुर, और नीचे वाले भाग को मूलांकुर, जिससे हमारा जड़ बनता है। नहीं, इस चीज को पढ़ा था। चलिए, तो ऊपर जो भाग जाता है जिसको हम प्रांकुर करते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है? तना। तो जो हमारी तना है, जो हमारी स्टीम है, स्टीम की अपनी कुछ विशेषता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नहीं, तो आइए इसकी विशेषता को हम देखते हैं। तना की क्या क्या विशेषता होती है? तना की विशेषता यानी स्टीम जो है, स्टीम की विशेषता क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले इसकी विशेषता याद रखिएगा कि जो हमारा लाइट है, ये लाइट के तरफ डेवलप करता है। ये किधर डेवलप करता है? लाइट के तरफ डेवलप करता है। नहीं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको धनात्मक, प्रकाशनुवर्ती यानी कि पॉजिटिव, फोटोट्रॉफिक। तो ये हमारी पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होती है। ये नहीं, यानी कि लाइट की तरफ इसका क्या होता है? ग्रोथ होता है। नहीं, अच्छा देखिए, कभी कभी विकल्प में हमारे दे देता है, हमारे जो विकल्प होते हैं उसमें दे देगा ये पॉजिटिव, प्रकाशनवर्ती यानी कि फोटोट्रॉफिक। नहीं, फिर अगला हमारा होता है जल। जल यानी वाटर। हमारा वाटर नीचे की तरफ है और इसका डेवलपमेंट, ग्रोथ किधर की तरफ है? आगे की तरफ है। तो ये जल से कैसे डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है? विपरीत। नहीं, उसके अपोजिट, यानी कि इसको कहेंगे हम ऋणात्मक जलानुवर्ती यानी कि निगेटिव हाइड्रोट्रॉफिक। नहीं, अगली चीज, जल के साथ में हम देखते हैं कि हमारी जो भूमि जो है, यानी कि हमारी लैंड जो है, लैंड नीचे की तरफ है और ये डेवलप करता है, ग्रोथ करता है ऊपर की तरफ, यानी कि उसके अपोजिट ग्रोथ करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक भूमि नुवर्ती यानी कि निगेटिव लैंड ट्रॉफिक
नहीं, इसी को हम कह सकते हैं हाइड्रोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक। तो ये हमारी जो है, ये हमारी तना जो है, स्टीम जो है, स्टीम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये उसकी अपनी विशेषता होती है कि इसका डेवलपमेंट किधर होता है, इसका डेवलपमेंट लाइट की तरफ होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, लाइट की तरफ होता है। और इसका डेवलपमेंट किधर होता है, जो हमारा नीचे वाटर है, वाटर के क्या होता है, अपोजिट होता, वाटर की तरफ होता है। नहीं, तो वाटर हमारा नीचे की तरफ और इसका डेवलपमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो वाटर के कैसा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, विपरीत हो रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इसका विपरीत हो रहा है। फिर से हम देख रहे हैं कि हमारी जो भूमि जो है, हमारी लैंड जो है हमारी, तो उसके कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके विपरीत हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। तो इसको कहेंगे निगेटिव जियोट्रॉफिक। तो तना के बारे में याद रखिएगा, स्ट्रीम के बारे में अगर विकल्प में हमारे दे तो इसको आप समझिएगा और इसके अनुसार आप दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हमारे विकल्प में आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अब हमारे पास जो स्टीम है, जो तना है, इसको हमने डिवाइड किया कि हमारे पास जो तना है, स्टीम है, वो कितने प्रकार के तना है, टाइप्स ऑफ स्टीम। तो हमने मेनली इसको डिवाइड किया है, 4 प्रकार के हमारे पास स्टीम है। ठीक, 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ स्टीम, यानी तना के प्रकार। कितना प्रकार के हमारे पास तने हैं, तो देखिए 4 प्रकार के तने हैं, 4 प्रकार के तने होते हैं। सबसे पहला जो तना होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबर, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, प्रकंद। क्या कहते हैं, ट्यूबर और प्रकंद, प्रकंद। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूबर। नहीं, दूसरे प्रकार का जो हमारे पास तना होता है, उसको हम कहते हैं प्रकंद, सॉरी, कंद। और दूसरे प्रकार का जो होता है उसको कहते हैं प्रकंद। प्रकंद को कहते हैं राइजोम। नहीं, अब देखिए तीसरे प्रकार का हमारे पास जो तना होती है, तो ये एक तना की प्रकार है। याद रखिएगा, ये क्या है, तना के प्रकार है। विभिन्न प्रकार के हमारे पास तना होते हैं। नहीं, तो एक और होती है जिसको हम कहते हैं सल्क कंद, सल्क कंद। नहीं, और दूसरा हमारे पास जो होता है, इसको कहते हैं हम धन कंद। तो हमारे पास 4 प्रकार के क्या है, तना है। एक हमारे पास है कंद, एक हमारे पास प्रकंद, एक हमारे पास सलकंद, और एक होता है धनकंद। अब हमारे एग्जाम में पूछता है, इसमें कौन से सलकंद के उदाहरण है, कौन से प्रकंद के उदाहरण है, कौन से हमारे धनकंद के उदाहरण है। नहीं, ठीक, तो ये सल्क जो है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बल्ब, और धनकंद को कहते हैं कॉर्म। ठीक, तो ये जो कंद है, कंद का हमारे पास एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल आता है आलू। याद रखिएगा, जो आलू आप खाते हैं, ये आलू हमारा जड़ नहीं है, आलू हमारा क्या है, तना है। नहीं, जड़ हमने पढ़ा था, जड़ हमारा क्या था, मूली था। जल हमारा क्या था, गाजर था। जड़ हमारा क्या था, शलजम सा। ये सब किसके उदाहरण है, ये सब जड़ के उदाहरण है। नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं तना। तना के कौन कौन उदाहरण है, एक कंद हो गया, तो कंद जैसे हमारे इसमें आते हैं ट्यूबर, जिसको कहते हैं आलू होते हैं। ठीक, तो ये हमारे स्टीम के टाइप्स हैं। दूसरे प्रकार होता है प्रकंद। प्रकंद में हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आता है हल्दी, अदरक। हमारे जो हल्दी जो होते हैं, अदरक जो होते हैं, वो राइजोम के हमारे एग्जाम्पल हैं। तीसरा प्रकार का होता है सल्ककंद, जिसको हम बल्ब कहते हैं, और इसका उदाहरण कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल होता है लहसुन, प्याज। नहीं, उसी प्रकार होता है धनकंद। धनकंद में आते हैं हमारे केसर, जिसको सैफलॉन कहते हैं।
तो धन कंद में कौन किसके उदाहरण है? केसर। तो हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि किसका कौन एग्जाम्पल है, तो इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ट्यूबर में आते हैं आलू, और राइजोम में आते हैं हल्दी और अदरक, और सलकंद यानी कि बल्ब में आते हैं लहसुन और प्याज, और धन कंद में आते हैं केसर। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब हमारे स्टीम के उदाहरण है, तना के उदाहरण है। और गाजर था, मूली था, नहीं, ये सब हमारे, फिर से हमने और पढ़ा था उसमें सलकंद था, तो वो सब किसका उदाहरण था? वो सब हमारा जड़ का उदाहरण था। तो पूछेगा कौन जड़ है और कौन तना है, नहीं। तो ये था हमारा स्टीम के बारे में। ठीक, अगली चीज हमको इसमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। आइए फ्लावर के जो विभिन्न पार्ट होते हैं उसके बारे में हम देखें कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, नहीं, इसमें पोलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक, तो ये था हमारा तना। अगला हेडिंग डालिएगा फ्लावर्स, फूल। फ्लावर्स, फूल। तो फूल का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये मेनली समझिए हमारे फूल के स्ट्रक्चर हैं। ये फूल में देखिए, ये वाला जो बीच वाला जो ये भाग देख रहे हैं, इस ये भाग को, इसको हम विभिन्न कैटेगरी में अलग अलग भाग में इसको बांटते हैं, नहीं। इसके देखिएगा ऊपर वाला जो भाग है, ये जो इसका ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और इसका ये बीच वाला जो भाग है इसको कहते हैं वर्तिका। और इसका ये नीचे वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं अंडाशय, नहीं। तो ये तीनों भाग जो देख रहे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों किसके भाग हैं? तो ये तीनों हमारे जो स्त्री केसर जो होते हैं, यानी कि फीमेल वाला जो पार्ट होते हैं, ये फीमेल वाले पार्ट के तीनों भाग हैं। समझाएंगे कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे इसमें पोलिनेशन होता है, निषेचन क्या होता है, आगे चल के आएगा। अभी समझिए, सबसे ये बीच वाला जो फूल का आप देखते हैं, ये बीच वाला भाग, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसके नीचे वाला ये जो इसका भाग है, इसको वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो भाग है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, नहीं। तो ये हमारे तीन प्रमुख इसके भाग हैं। अब ये हमारा वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिग्मा। वर्तिका को क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये अंडाशय क्या होगा? ओवरी। और ये तीनों हमारे किसके भाग हैं? याद रखिएगा, ये तीनों जो भाग हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, नहीं। और ये तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहेंगे इसको? स्त्री केसर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिस्टिल। तो ये हमारा तीनों मिला के कैसा है? लेडीज का, लेडीज जो होता है फीमेल भाग है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फूल का, फ्लावर का हमारा फीमेल वाला पार्ट है, नहीं। अच्छा, और फूल का ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसका भी भाग है, इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश, नहीं। और इसका ये नीचे वाला जो भाग है इसको कहते हैं पुतंतु, ठीक।
तो ये ऊपर वाला भाग हो गया परागकोश और नीचे वाले भाग को पुतंतु, इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। तो ये हमारे फिलामेंट जो हैं, ये हमारे परागकोश जो हैं, ये हमारे किसके भाग हैं? तो याद रखिएगा ये भाग हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसको हम इंग्लिश में इसको पूरे के भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते, सॉरी पुमंग नहीं, इसको कहेंगे पुरुकेसर, पुमंग इसको कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा स्त्री का ये वाला भाग हो गया और ये हमारा हो गया पुरुष का भाग हो गया पुंकेसर। तो ये जो भाग है तीनों भाग, ये बीच वाला भाग, इसको हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि ये जो फीमेल का वाला भाग है, एक भाग को वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को वर्तिका और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। नहीं, अंडाशय में ही यहां पर हम देखेंगे बाद में, ये बीच में, ये बीच वाला जो पार्ट है यहां पर बीजांड पाया जाता है। क्या होता है? बीजांड पाया जाता है, समझिएगा इसको। अब इसमें क्या होगा कि ये जो परागकोश जो है, ये मेल वाला जो पार्ट है, यहां से जो इसमें क्या होते हैं, इसमें विभिन्न विभिन्न कण होते हैं। ठीक, और ये पराग जो है यहां से उड़ के जाएंगे और उड़ कर किसके जाएंगे? फीमेल वाले यहां पार्ट पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर, और यहां से होते हुए ये स्टाइल वाले पार्ट से, यानी वर्तिका वाले पार्ट से होते हुए ये कहां पहुंचेंगे? अंडाशय में पहुंचेंगे, ओवरी में पहुंचेंगे। और ओवरी में क्या होता है? ओवरी में इनका बीजांड होता है, फीमेल वाला पार्ट होता है। नहीं, तो फीमेल वाले पार्ट के पास आकर ये जो हमारा मेल वाला पार्ट है, ये मेल वाला पार्ट आ जाएगा, और मेल वाला पार्ट आएगा तो दोनों के बीच क्या होगा? क्रॉस होगा, और क्रॉस होने के बाद उससे क्या बनेगा? उससे हमारा जाइगोट बनता है। नहीं, ठीक, तो ये हमारा बीजांड वाला पार्ट हो गया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओव्यूल। नहीं, और इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो क्रॉस होने से क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है। नहीं, चलिए, और ये जो हमारा भाग है पुरुष वाला भाग, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परागकोश को एंथर। तो ये हमारा पुरुष का वाला भाग हो गया फूल का, और ये इसका लेडीज वाला भाग हो गया। ठीक, अब यहां से क्या होता है? अच्छा, इसके और कुछ भाग देख लीजिए। ये फूल में देखिएगा, ये फूल का बाहर वाला जो पत्ते जो होते हैं, जो भाग होते हैं, जिसको हम सूंघते हैं, जिसको हम, ये बाहर वाले जो पार्ट हो गए फूल को, जिसको हम सूंघते हैं, इसको हम कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं इसको? दलपुंज। इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। और इसके ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले पार्ट जो हमारे देखते हैं फूल जहां होती है ना, उसके नीचे हरे वाले जो पार्ट होते हैं, उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। याद रखिएगा, जब जाइगोट बनेगा, जब एक नए फूल का निर्माण होगा, जब एक नया फूल बनेगा, बीज बनेगा, तो इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसके विभिन्न जो पार्ट हैं, इनके पार्ट को हमको याद रखना है। अच्छा, ये वाला जो भाग है, इसको हम कहते हैं, जिस पर ये फूल हमारा टिका होता है, इसको कहते हैं पुष्पासन। इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिकल। ठीक, और ये हमारा जो भाग होता है जिसको हम कहते हैं दलपुंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। समझ में आई?
तो हमारे ये फूल के विभिन्न पार्ट हैं, फिर से इसको समझिए। ये फूल का बाहर वाला जो पत्ता होता है, जिस पत्ते को हम सूंघते हैं, जिससे हमको सुगंध आती है, उस पत्ते को हम क्या कहते हैं, बाहर वाला, उसको कहते हैं हम दलपुंज, कोरोला। जिस पत्ते को हम सूंघते हैं वो सूंघने वाला भाग कौन सा होता है, कोरोला, नहीं। और फूल के अंदर देखते हुइएगा कि बीच वाला एक पार्ट होता है, तो बीच वाला जो पार्ट है वो लेडीज वाला पार्ट है, नहीं, यानी कि फीमेल वाला पार्ट है, ठीक। और ऐसे बगल में उसके जो होते हैं ये हमारे जेंट्स वाले पार्ट्स हैं, नहीं। तो जेंट्स वाले पार्ट में यहां पर क्या होता है, यहां पर बहुत सारे हमारे पराग होते हैं, और यहां से क्या होगा, यहां से उड़कर ये कहां जाएंगे, लेडीज के इस भाग पर जाएंगे। किस भाग पर, ये हमारा वर्तिकाग्र वाले भाग पर, नहीं, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा वाले भाग पर। तो यहां से उड़कर जब ये स्टिग्मा वाले भाग पर जाते हैं, यहां से उड़कर जब ये स्टिग्मा वाले भाग पर जाते हैं, तो यहां पर जाएंगे, और जाने के बाद ये हमारे स्टिग्मा वाले भाग से नीचे आएंगे स्टाइल वाले भाग, और फिर यहां से होते हुए लास्ट में ये कहां पहुंचेंगे, ओवरी में पहुंचेंगे, अंडाशय में पहुंचेंगे। और फूल का जो ये लेडीज वाला पार्ट है, अंडाशय वाला पार्ट, इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ओव्यूल होता है, यानी बीजांड होता है। बीजांड के साथ ये क्या करेंगे, दोनों के बीच हमारा यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनता है, नहीं। तो इस चीज को हमने लिखा, और इस चीज को आप नोट करते चलिएगा, जो चीज इस चीज को भी पढ़ा रहे हैं, चूंकि ये आपका अच्छा, ये पुष्पासन वाला जो भाग है, ये पुष्पासन वाला भाग क्या करता है, तो ये मेनली पुष्प को जो है, हमारे जो फ्लावर हैं, ये फ्लावर को क्या करता है, इसको एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, इसको एक सहारा प्रदान करता है, नहीं। अच्छा, इसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे कि विभिन्न जो हमारे फल बनते हैं, उस फल के बनने में किसका योगदान होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, इसके पार्ट अगर याद रखेंगे तभी आगे हमको समझ में आएगा, नहीं। तो ये जितने भी अगर इसके प्रमुख भाग हैं, अगर इसके प्रमुख भाग की बात करें फूल का, तो एक हो गया मेल वाला भाग, नंबर 1। दूसरा वाला भाग हो गया फीमेल वाला भाग। तीसरा वाला इसका जो भाग हो गया, इसका बाहर पत्ता, जिसको हम सूंघते हैं, नहीं, जिसको हम दलपुंज, कोरोला कहते हैं। और इसके चौथे भाग कौन हो गए, बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, नहीं। तो आइए इसके बारे में, सब के बारे में हम लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं आपको दलपुंज कोरोला के बारे में। दलपुंज, तो पुष्प के जो प्रमुख भाग हैं, यानी कि फ्लावर्स के प्रमुख पार्ट, उसके प्रमुख भाग, हमारे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के प्रमुख उसके भाग, उसके प्रमुख पार्ट कौन से हैं, उसके मेन पार्ट। तो सबसे मेन पार्ट में हमने देखा था, एक था हमारा दलपुंज और एक था हमारा बाह्य दलपुंज, ठीक। एक हमारा क्या था, ये हमने देखा था दलपुंज कोरोला, एक हमारा है दलपुंज, जिसको हम क्या कहेंगे, कोरोला। और ये करोला का प्रमुख काम क्या है, तो ये बाहर वाला पत्ता होता है, ये क्या करेगा, विभिन्न जो कीट मकोड़े जो होते हैं, उसको कीटों को क्या करता है, ये आकर्षित करता है, नहीं। तो ये दलपुंज वाला जो भाग है क्या करता है, यह कीटों को आकर्षित करता है। अब हमारे एग्जाम में पूछ देगा कि प्लांट का कौन सा भाग जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको वो आकर्षित करता है, नहीं। तो याद रखिएगा, कोरोला वाला भाग उसको आकर्षित करता है। अच्छा, यह भाग काफी सुगंधित होता है, नहीं, इसीलिए हम लोग इस भाग को सूंघते हैं, कोरोला वाले भाग को, नहीं। इसका सेकेंड पार्ट जो हमने पढ़ा था, सेकेंड पार्ट हमारा था, कहां गया, बाह्य दलपुंज कैलिक्स।
तो ये कैलिक्स क्या करता है, ये मेनली जो हमारे फ्लावर्स हैं वो फ्लावर को ये बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। नहीं, और याद रखिएगा ये जो बाहर वाला जो भाग है कैलिक्स, और ये कैलिक्स भाग ही इसका जो बीजांड और अंडाशय है, इसको ये क्या करते हैं, जाइगोट बनने में इसका ये मदद करते हैं। नहीं, तो ये बाह्य दल पुंज इसका कौन सा भाग हो गया, जो आप नीचे हरा रंग का देखते हैं ना, उसके बगल में जो हरा रंग की छोटी छोटी पतलियां पत्ती जो होती हैं वो होती है कैलिक्स। तो याद रखिएगा कैलिक्स बाह्य दल पुंज। इसका प्रमुख काम क्या है, इसका प्रमुख काम है कि जो हमारे पुष्पासन है उस पुष्पासन को बने रहने के लिए उसको आधार प्रदान करना। नहीं, और यह मेनली किसका भाग होता है, हमारा पुष्प का निचला भाग होता है, यह फ्लावर्स का नीचे वाला भाग है। नहीं, और ये क्या करता है, ये हमारे जो फ्लावर है फ्लावर को मेनली उसको बेस प्रदान करता है। और तीसरा हमारा इसका भाग हमने क्या लिया था, तीसरा हमने इसका क्या भाग लिया था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये किसके भाग हैं, स्त्री केसर के भाग हैं। और याद रखिएगा स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के समूह जो होती है उनके बहुत सारे जो कलेक्शन होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, समूह को। तो स्त्री केसर के समूह को पुमंग कहते हैं। नहीं, और सॉरी जायंग कहते हैं। और ये जो हमारा पुरुष केसर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर वाले को, इसको पुमंग कहते हैं। तो इसके दो पार्ट और हो गए। इसके दो पार्ट और हो गए, एक हो गए पुमंग। ये जो हमारा पुमंग है इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। और ये एंड्रोसियम क्या है, पुमंग वाला क्या है, तो हमारे पुरुष वाला जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा पार्ट था, तो उसके जो बहुत सारे जो समूह होंगे यानी कि पुंग केसर के समूह को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। नहीं, यानी कि मेल वाले पार्ट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो याद रखिएगा यानी कि पुंकेसर के समूह, पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। और पुंकेसर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसमें हमने देखा था, इसमें आते हैं एक तो पराग कोष आते हैं, और दूसरा हमारा कौन आते हैं, पुतंतु आते हैं। नहीं, और पुतंतु और पराग कोष दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच डिफरेंस है, इसको हमको समझना है। चलिए आगे, दूसरी जो फीमेल वाला पार्ट था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जायंग कहते हैं। फीमेल वाला पार्ट हमने देखा था ना, फीमेल वाले पार्ट में तीन प्रमुख भाग थे। ठीक, एक था हमारा क्या, एक हमारा था वर्तिकाग्र, एक था वर्तिका, और तीसरा हमारा क्या था, अंडाशय। नहीं, तो तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, जायंग कहते हैं। तो याद रखिएगा स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं, जायंग कहते हैं। ये हमारा क्या है, स्त्री केसर के समूह। और स्त्री केसर में क्या क्या आते हैं हमने देखे थे, इसके तीन प्रमुख भाग हैं। एक को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र।
और दूसरे को हम क्या कहते हैं, वर्तिका, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, अंडाशय, और तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, और बहुत सारे स्त्री केसर को मिला को हम क्या कहते हैं, जायंग। समझ में आ रही है बात? तो देखिए कोई भी चीज समझने की होती है, अगर वो चीज हमको समझ में आ जाती है फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन हमको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पहले समझना पड़ता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे फ्लावर्स के प्रमुख भाग के बारे में। अब देखिए, अब हमारा जो होता है, एक दो वर्ड इसमें हम लोग देखेंगे, एक होता है पोलिनेशन और एक होता है फर्टिलाइजेशन। नहीं, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोलिनेशन। तो दो प्रमुख चीज अब हम देखेंगे, एक होता है हमारा पोलिनेशन, एक हमारा होती है पोलिनेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं परागन, और दूसरा हमारा भाग होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसको हिंदी में हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। इन दोनों के बारे में समझिए, ठीक। तो हमने देखा था हमारे जो फूल जो थे, हमारे ये फूल जो थे, फूल में हमने देखा था कि ये फूल जो हमारे थे, यहां से हमारे परागकण यहां से क्या हो रहे थे, उड़कर यहां पर पहुंच रहे थे। कहां, वर्तिकाग्र पर। तो यहां से जो फूल पराग जो उड़ के यहां से यहां पर पहुंचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम परागन कहते हैं। नहीं, यानी पराग का यहां से उड़ना और यहां पर वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये वर्तिकाग्र वाला जो भाग होता है ये काफी चिपचिपे पार्ट होते हैं, और यहां पर क्या होता है, ये जो चिपचिपा पार्ट होता है, दूसरी बात है कि ये पत्ते जो हैं फूल के ये रंग बिरंगे होते हैं, और रंग बिरंगे होते हैं तो क्या करते हैं, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नहीं, तो कीट आते हैं और इन पर बैठते हैं। कीट अब जब यहां पर बैठेंगे तो यहां से क्या करेंगे, ये जो परागकण है, परागकण यहां से उठाकर लेकर आएंगे और यहां पर डालेंगे, उड़कर बैठेंगे तो। और यहां जब परागकण आ गया तो वो धीरे धीरे कहां आ जाएगा, धीरे धीरे इसके अंडाशय में आ जाएगा। नहीं, और यहां पर आता है तो क्या होगा, दोनों के बीच क्रिया होगा, और क्रिया बीजांड के साथ यहां पर परागकण है, दोनों का क्रिया होगा तो यहां जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो यहां से यहां उड़ के जाना इसको कहेंगे परागन, यहां से यहां उड़कर जाना इसको क्या कहेंगे, परागन। नहीं, और यहां पर दोनों को यहां पर पहुंच गया, अब यहां से लेके इन दोनों को जो मिलता है, मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो एक क्रिया ये हो गया नंबर 1। दूसरा क्रिया क्या हो गया, दोनों के मिलने से निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो दोनों के बीच अंतर समझ में आई। परागन क्या होता है, परागन मतलब यहां से परागकण का उड़ के जाना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कोष से उड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण का क्या कहलाता है, वहां कहलाता है परागन। नहीं, और ये निषेचन क्या होता है, जब बीजांड से अंडाशय में बीजांड से जाकर ये परागकण आकर मिल जाते हैं तो वो कहलाता है निषेचन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम दो चीज देखते हैं, एक हमारा है परागन और दूसरा है हमारा निषेचन। परागन, परागन को क्या कहेंगे, पोलिनेशन। ठीक, और दूसरा हमारा क्या होगा, निषेचन।
इसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो हमने देखा था कि परागन क्या होता है? पराग कोष से पराग कण का उड़ के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो पराग कण का पराग कोष से वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कण का पराग कोष से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। नहीं? ठीक। अच्छा, ये जो हमारा परागन होता है आगे चल के देखेंगे, ये परागन भी विभिन्न प्रकार से होते हैं। इसके पास बहुत सारे कारक होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। या तो कीट के द्वारा होगा, या तो हो सकता है कि वो हवा के द्वारा उड़कर चला जाए परागकण, नहीं, या हो सकता है कोई पक्षी आए और पक्षी के थ्रू वो चला जाए परागन, नहीं, या हो सकता है कि वो किसी जानवर के थ्रू जाए। तो किसी थ्रू से वो यहां से वहां जा सकता है। नहीं, तो इसके अलग अलग, उसको बाद में हम देखेंगे कि हर प्रकार के परागन को हम क्या कहते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछता है। ठीक। तो अभी हम देख रहे हैं पोलिनेशन, परागन क्या होता है। दूसरी चीज होती है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो इसको हमको याद रखना है। अंडाशय में परागकण का पहुंचना और अंडाशय में उपस्थित बीजांड से संयोग, और ये बीजांड के साथ जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नहीं, और इससे हमारा क्या बनता है? इससे जाइगोट का निर्माण होता है। तो फूल के बारे में हमने समझा कि फूल के विभिन्न पार्ट कौन कौन से हैं। नहीं, इसके पुरुष वाले कौन कौन से पार्ट हैं, इसके स्त्री वाले कौन कौन से पार्ट हैं। नहीं, चलिए, और इसमें हमने समझा पोलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम समझते हैं कि ये जो परागन जो होता है, जिसको पोलिनेशन हम कहते हैं, ये परागन भी कारण, इसके परागन के भी अनेक कारक हो सकते हैं। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? नहीं, और ये परागन जो होते हैं, ये परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो समझिए इसको। परागन के प्रकार, परागन यानी कि पोलिनेशन, परागन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ये जो पोलिनेशन है, परागन है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो परागन को हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो परागन हो सकते हैं, ये दो भागों में हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम स्वपरागन, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे प्रकार का होता है उसको कहते हैं हम परपरागन यानी क्रॉस पोलिनेशन। तो कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। अब जो हमारा स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन कहने का अर्थ क्या है? सेल्फ पोलिनेशन कहने का अर्थ है फूल एक ही रहे, पेड़ एक ही रहेगा। ठीक। सेल्फ पोलिनेशन में क्या रहता है? याद रखिएगा, एक ही
पेड़ में। ये जो पॉलिनेशन होता है, ये परागन जो होता है, ये कैसा होगा, एक ही पेड़ में होगा। इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक, एक को कहते हैं ऑटोगैमी, नहीं, जिसको अपने ही एक ही फूल में एक जगह से दूसरे जगह परागकण का पहुंचना। ठीक, इसमें एक ही फूल होता है। ठीक, अब पेड़ इसमें एक ही है। और दूसरा होता है आपको जियोटोगैमी। जियोटोगैमी में क्या होता है, इसमें दो फूल होते हैं। एक ही पेड़ होंगे और एक ही पेड़ में कितने फूल होंगे, दो फूल होते हैं। नहीं, तो एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और दूसरा कौन होता है, जियोटोगैमी, जियोटोगैमी। तो दो होता है, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है जियोटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में एक ही फूल, एक ही पेड़, एक ही फूल के अंदर परागण। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें फूल एक ही हैं। इसमें फूल कितने हैं, फूल एक ही हैं, और एक ही फूल के अंदर हमारा क्या हो रहा है, यहां पोलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है, एक ही फूल के अंदर। नहीं, और इसमें क्या होगा, जियोटोगैमी में इसमें दो फूल हैं। फूल की संख्या कितनी है, इसमें दो फूल हैं, लेकिन दोनों फूल कहां पर हैं, दोनों फूल हमारे एक ही पेड़ पर हैं। याद रखिएगा, दोनों फूल हमारे कहां हैं, एक ही पेड़ पर हैं। तो एक फूल से दूसरे फूल पर जाना, इसको क्या कहेंगे, जियोटोगैमी। तो यहां पर एक ही फूल के अंदर परागण, और यहां पर क्या होगा, एक ही पेड़ के दो फूलों के बीच परागण। दोनों के बीच समझ में आई। ये जो हमारा पेड़, एक ही पेड़ है, इसमें पेड़ कैसे है, शुरू में लिखें एक ही पेड़ होगा, पेड़ एक ही होगा। लेकिन अगर एक पेड़ के एक ही फूल के बीच अगर ये हमारा पॉलिनेशन होता है, एक ही फूल के बीच, तो उसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। और एक ही पेड़ के अगर दो फूल के बीच होता है तो उसको कहेंगे जियोटोगैमी। नहीं, और ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अब इसको समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक दो अलग अलग पेड़ हैं, और एक पेड़ के फूल से परागकण का दूसरे पेड़ के फूल पर पहुंचना। नहीं, तो इसमें कैसे हैं, इसमें अलग अलग पेड़ हैं। एक पेड़ ये है, पेड़ के फूल हैं, और एक पेड़ ये है, अलग अलग इसमें पेड़ हैं। ठीक, एक पेड़ हमारा ये है, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, यानी कि यहां से परागकण उड़ के दूसरे फूल के पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसका पराग कोष से परागकण उड़कर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर, यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं, तो इसको लिख लेते हैं। इसमें दो पेड़ के फूलों के बीच परागण, यानी पॉलिनेशन। ये बात समझ में आ रही है कि हमारे स्वपरागण मतलब एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ के जब एक फूल के बीच पॉलिनेशन होगा तो उसको हम कहेंगे ऑटोगैमी, और एक ही पेड़ के दो फूल के बीच जब परागण होगा तो उसको कहेंगे जियोटोगैमी, और दो अलग अलग पेड़ के फूलों के बीच जब परागण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं एलोगैमी। क्या कहते हैं इसको, एलोगैमी। तो ये इनके बीच अंतर है, इसको याद रखिएगा। नहीं, अच्छा, अब ये जो परागण
चलिए, अब ये जो हमारा परागन जो होता है, अब यहां से उड़कर यहां जो जाते हैं, या एक ही फूल में यहां से उड़कर उसी फूल में दूसरे उसके मेल वाले पार्ट से जाकर वो फीमेल वाले पार्ट पर जाते हैं, तो इनको लेकर कौन जाता है? तो इनको लेकर जाने के लिए हो सकता है हवा द्वारा चले जाएं, नहीं, हो सकता है कि वो कीट द्वारा जाएं, हो सकता है कि पक्षी द्वारा जाएं, हो सकता है कि जानवर द्वारा जाएं, नहीं, तो अनेक कारक हो सकते हैं, नहीं, तो परागन के कारक उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ले लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, परागन के कारक। परागन यानी पोलिनेशन के लिए उत्तरदायी, नहीं, परागन के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, नहीं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, इसको आप लिख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है हमारा कीट द्वारा परागन, कीट द्वारा परागन, जो कीट द्वारा परागन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंथ्रोफिली। क्या कहते हैं? एंथ्रोफिली। कीट द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं एंथ्रोफिली। अच्छा, जल द्वारा परागन यानी कि वाटर के थ्रू यहां से उड़कर वो परागकण दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। नहीं, तो एक होता है कीट द्वारा परागन, जब कीट के थ्रू एक भाग से दूसरे भाग पर पहुंचता है। दूसरा होता है जल द्वारा परागन। अगला होता है पक्षी द्वारा परागन। बाबू इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं, जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं, पक्षी द्वारा परागन को क्या कहते हैं, इसको याद रखना है। पक्षी द्वारा परागन, नहीं, पक्षी यहां कुछ खाते हैं और खाने के बाद फिर ले जाकर वहां छोड़ देते हैं, नहीं, तो यहां से मेल वाला पार्ट उठाया और फीमेल वाले पार्ट पर छोड़ दिया, वहां से वो कहां चला गया? नीचे की तरफ चला गया, नहीं, तो पक्षी द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। पशु द्वारा परागन, इसको कहते हैं जूफिली। क्या कहते हैं इसको? जूफिली। ठीक। हवा द्वारा परागन, एनीमोफिली। तो ये जो हमारे एक जगह से दूसरे जगह, फिर से बाबू समझिए इसको, एक जगह से ये दूसरे जगह जो पहुंचते हैं पराग के कण, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हो सकता है हवा द्वारा उड़ के पहुंच जाए, नहीं, या हो सकता है कि वो पशु द्वारा यानी कि एनिमल के थ्रू पहुंच जाए, हो सकता है कि पक्षी के थ्रू पहुंच जाए, हो सकता है कीट के द्वारा पहुंचे, तो किसी कारण से वो पहुंच सकते हैं। और ये जो पहुंचते हैं जो, तो
जिनके थ्रू पहुंचते हैं उनके अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं कि जब कीट द्वारा परागण होगा तो उसको एंथ्रोफिली कहेंगे, जब जल द्वारा परागण होगा तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे, जब पक्षी द्वारा परागण होगा तो ऑर्निथोफिली कहेंगे, जब पशु द्वारा परागण होगा तो जूफिली कहेंगे, और हवा द्वारा परागण होगा तो एनिमोफिली कहेंगे। तो इसको याद रखिएगा। नहीं, अगली चीज अभी तक जितने भी हमारे पुष्प हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने भी हमारे फ्लावर्स हैं, तो सबसे बड़ा उसमें फ्लावर कौन सा है? नहीं, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो फ्लावर है उसका नाम है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल यानी फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर कौन है? रेफ्लेसिया। नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन है? रेफ्लेसिया। और दुनिया का सबसे छोटा फूल, दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन है? वुल्फिया। सबसे छोटा फूल कौन है? वुल्फिया। नहीं, तो आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ा? आज हमने स्टीम के बारे में पढ़ा, तना के बारे में पढ़ा, नहीं, और हमने फूल के बारे में पढ़ा। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके फल के बारे में और इसके पत्ती के बारे में। नहीं, फल के बारे में पढ़ेंगे और पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, यानी कि बॉटनी वाला हमारा सेक्शन जो है वो बॉटनी वाला सेक्शन हमारा इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।